हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट में जेनेटिक्स के इससे पहले 3-4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम एमसीक्यू आगे के देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2022 के लिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी इम्पोर्टेंट थे वही क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन इज नॉट हेरिडिटरी। इसमें से कौन सा म्यूटेशन, किस टाइप का म्यूटेशन हेरिडिटरी नहीं है, मतलब वंशानुगत नहीं होता है। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड म्यूटेशन होते हैं वो सभी हेरिडिटरी होते हैं, वंशानुगत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ठीक है, तो पहला देखो जेनेटिक म्यूटेशन। तो जेनेटिक म्यूटेशन ये तो 100% हेरिडिटरी होता है। गैमेटिक, अब देखो गैमीट कहाँ फॉर्म होते हैं, दो गैमीट जब मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है तो इससे जायगोट बनता है और उस जायगोट से नया मनुष्य बनता है। ठीक है, नई संतान उत्पन्न होती है। तो गैमीट के थ्रू भी जो गैमीट में म्यूटेशन होगा वो हेरिडिटरी होगा, वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी। बात की जाए सोमेटिक की, तो सोमेटिक शब्द तब यूज किया जाता है सेक्स ऑर्गन को छोड़ के, जो लैंगिक अंग हैं उनको छोड़ के बाकी जितना भी बॉडी पार्ट होता है उसको बोलते हैं सोमेटिक। तो सोमेटिक म्यूटेशन जो होते हैं ये हेरिडिटरी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सोमेटिक म्यूटेशन। अगला ऑप्शन डी था जर्मिनल। तो जर्मिनल मतलब जर्म सेल्स कौन सी होती हैं, जर्मिनल वर्ड यूज किया जाता है रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए। तो उसमें भी अगर म्यूटेशन हुआ तो पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाएगा, हेरिडिटरी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 23rd पेयर विद 1 लेस इज इक्वल टू 45। आपको बता दूं जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें 22 पेयर तो होते ही हैं ऑटोसोम, ठीक है, प्लस जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें X0 होता है, एक यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो 22 जोड़ी मतलब 44 और एक X45 ही रह जाते हैं। ठीक, जबकि 46 होना चाहिए, एक की जगह पे O है, यहाँ पे X या Y क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। और ये जो है 47 वाली कंडीशन, तो 47 वाली एक तो डाउन सिंड्रोम में आती है जब 21st पर होता है, और जब 1 एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम आ जाता है 47 हो जाते हैं तो ये होता है क्लाइनेफिल्टर। क्या बोलते हैं, क्लाइनेफिल्टर। अगला क्वेश्चन है 25, द फंक्शनल यूनिट ऑफ म्यूटेशन इज। म्यूटेशन की कार्यात्मक इकाई क्या है, फंक्शनल यूनिट। तो इसकी फंक्शनल यूनिट जीन होती है, म्यूटोन या रेकोन या सिस्ट्रोन, ये सब जीन के पार्ट हैं। ठीक है, डीएनए के पार्ट हैं, डीएनए सेगमेंट है। तो म्यूटोन जो होता है ये कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट होता है म्यूटेशन का। क्वेश्चन नंबर 26, म्यूटेशन रेट्स आर अफेक्टेड बाई। जो म्यूटेशन की रेट है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, किससे अफेक्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर को अगर कम ज़्यादा करोगे तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है। एक्सरे, गामा एंड बीटा रेडिएशन। तो गामा और बीटा रेडिएशन, एक्सरे, टेम्परेचर, ये जितने भी फैक्टर दिए हैं इन सब से इफेक्ट पड़ता है म्यूटेशन रेट पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27, गायनिकोमास्टिया इज द सिम्पटम ऑफ। गायनिकोमास्टिया एक सिम्पटम है, डिजीज़ एक होता है, उसके थ्रू ये अपीयर हो जाता है। तो पहला है डाउन सिंड्रोम, फिर है सार्स, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। तो जो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम होता है, अगर ये डिजीज किसी को हो गया, किसी में क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम है तो गायनिकोमास्टिया उसमें अपीयर होने लगते हैं कुछ लक्षण, जैसे कि वो ना मेल के जैसे लगेगा व्यक्ति, ना ही फीमेल के जैसे, वो बीच वाला होगा। और मतलब उसकी आवाज़ जो है वो मेल के जैसी होगी, वॉइस, बाकी सारा सिस्टम, उसकी बॉडी भी वैसे ही होगी, लेकिन उसमें मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ हो जाती है जिससे फीमेल के भी लक्षण आ जाते हैं। तो उसको बोलते हैं गायनिकोमास्टिया, एक क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में होता है। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, 47 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इफ अ डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विद कोल्चिसिन देन इट बिकम्स टेट्राप्लॉयड, डिप्लॉयड या ट्रिप्लॉयड या मोनोप्लॉयड। बात की जा रही है अगर कोई डिप्लॉयड सेल है
एक सेल थी जो कि डिप्लॉयड थी 2n, ठीक है। अब सेल डिवाइड कर रही थी, सेल डिवाइड कर रही है, उस दौरान उसमें उसको ट्रीट किया गया है कोल्चिसिन से। कोल्चिसिन एक केमिकल होता है, ठीक है। तो डिवीजन के दौरान क्या होता है, जब यस फेज आता है तो यस फेज माइटोसिस मियोसिस नहीं पढ़े हो तो इससे पहले वाले लेक्चर देखो जाके साइटोलॉजी के, उसमें अच्छे समझाया है मैंने। यस फेज में ये क्रोमोसोम नंबर डुप्लीकेशन होता है इसका क्रोमोसोम नंबर का, तो ये 2n से 4n हो जाते हैं। कितने? 4n, 2n + 2n। अब ये होगा टेट्राप्लॉइड। अब इसके बाद में सेल का डिवीजन होता है तो फिर से 2 सेल बनती हैं, उसमें 2n और 2n हो जाते हैं क्रोमोसोम। लेकिन अगर कोल्चिसिन प्रेजेंट है, क्या कोल्चिसिन प्रेजेंट है, तब क्या होता है, ये फेज तो काम कर ले जाएगा, फिर जब सेल डिवाइड करना होगा तब ये सेल ससेप्टिबल हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। तो उससे क्या होता है, सेल डिवाइड नहीं कर पाती है। क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन तो हो गया, फिर कोल्चिसिन रोक देता है सेल के डिवीजन को, तो ये टेट्राप्लॉइड कंडीशन बन जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेट्राप्लॉइड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम्स इज, फिलेडेल्फिया जो 22वां क्रोमोसोम होता है, 22वां जोड़ी, उसको पॉलीडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, द लॉस ऑफ अ क्रोमोसोमल सेगमेंट इज ड्यू टू, क्रोमोसोम का एक सेगमेंट थोड़ा सा डिलीट हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिलीशन। क्या बोलते हैं? डिलीशन। ये भी म्यूटेशन का ही टाइप है। अगला क्वेश्चन है सेक्स लिंक्ड डिजीजेस, इसमें से कौन सा सेक्स लिंक्ड डिजीज है? पहला हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। कैसा होता है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। कलर ब्लाइंडनेस ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। बात किया जाए सिकल सेल एनीमिया की, तो ये सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड कैरेक्टर, कौन से इसमें जेनेटिकली ट्रांसमिटेड है, मतलब पर्सन टू पर्सन, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, ग्रोथ करते हैं, जो डिजीज ट्रांसमिट करते हैं वो कौन से हैं जेनेटिकली ट्रांसमिटेड? कलर ब्लाइंडनेस, हाइड्रोसिफेलस और हीमोफीलिया। तो ये तीनों डिजीज ऐसे हैं जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन ई कोलाई, 100% ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई कोलाई में लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं? ठीक है, तो इसमें एक ही ग्रुप होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया है, इसमें एक ही लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होता है इसके डीएनए में। सर्कुलर डीएनए इसमें पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। अगला क्वेश्चन, कपलिंग एंड रिपल्सन आर द टू फेसेस ऑफ, कपलिंग और रिपल्सन, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, काइजमेटा, म्यूटेशन। तो जो लिंकेज होता है इसमें पहले क्या होती है, कपलिंग होती है जिनकी, फिर रिपेल हो जाते हैं एक दूसरे से, रिपल्सन होता है, ठीक। तो कपलिंग और रिपल्सन ये लिंकेज से रिलेटेड होते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ ब्लड, ब्लड में कौन सा ऐसा पदार्थ है, सब्सटेंस है जो हेरिडिटरी होता है, आनुवंशिक होता है, ठीक है, वंशानुगत होता है पीढ़ी दर पीढ़ी? ब्लड ग्रुप, हीम, न्यूक्लियस, नन ऑफ द अबव। तो न्यूक्लियस, पहली बात किया जाए ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप जो होता है वही तो हेरिडिटरी होता है, ब्लड ग्रुप ही तो एक से दूसरे में पहुंचता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट अबंडेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, इसमें से कौन सा एंटीबॉडी बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अबंडेंट होता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन गामा अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है। हु डिस्कवर्ड RH फैक्टर, RH फैक्टर किसने डिस्कवर किया था, खोजा था? हग्जले ने, या एक हग्जली साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और लैंड स्टीनर, इनका पूरा नाम होता है कार्ल लैंड स्टीनर, फिर है लैंड स्टीनर एंड विनर और विनर। तो लैंड स्टीनर की बात की जाए तो इन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी की थी, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम की।
और जो आरएच फैक्टर है इसको लैंड स्टीनर एंड विनर दोनों ने मिल के किया था और रिहेसस मंकी में किया था, ये याद रखना, ठीक है। रिहेसस मंकी में ये जो आरएच फैक्टर है केवल 2 ही स्पीसीज में पाया जाता है, रिहेसस मंकी में पाया जाता है और ह्यूमन में पाया जाता है, मैन में, ठीक है। आरएच फैक्टर इज प्रेजेंट इन, देखो वही क्वेश्चन आ गया, ऑल वर्टिब्रेट, ऑल मैमल्स, ऑल रेप्टाइल्स या मैन एंड रिहेसस मंकी, तो मैन एंड रिहेसस मंकी ओनली, यही राइट आंसर है ऑप्शन डी। आरएच फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। जो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस होता है इसको हिंदी में गुणात्मक कहते हैं, गुणात्मक इनहेरिटेंस। कलर ऑफ स्किन इसका एग्जाम्पल है, स्किन का जो कलर होता है वो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। ब्लड ग्रुप एग्लूटिनेजन इज, तो एग्लूटिनोजन जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से ही एग्लूटिनोजन की जैसे प्रेजेंट होते हैं ब्लड ग्रुप में। आरएच फैक्टर में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्वेश्चन है 41, आरएच फैक्टर में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्नर सिंड्रोम, एड्स, सिकल सेल एनीमिया या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसमें क्रोमोसोम का हेर फेर हो जाता है। एड्स आप लोग जानते हो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV वायरस से होता है, किससे होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। सिकल सेल एनीमिया, इसका भी रिलेशन कोई भी नहीं है आरएच फैक्टर से। बात करें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये ऐसी कंडीशन है जब मदर आरएच निगेटिव होती है, आरएच निगेटिव, और जो फीटस होता है, फीटस भ्रूण जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है, आरएच पॉजिटिव, तब यह कंडीशन आती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसमें क्या होता है, फीटस की आरबीसी का क्षय हो जाता है, आरबीसी सब टूट जाती है, उस पर एक्शन हो जाता है एंटीबॉडीज़ का, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन बहुत ही रेयर बनती हैं। देखो जब आरएच निगेटिव, इस तरह समझा दूँ आपको अच्छे से, कोई गर्ल थी वो आरएच निगेटिव थी, आरएच निगेटिव, देखो जिसको आ रहा है वो स्किप करके आगे जा सकता है, जिसको नहीं आ रहा है वो अच्छे से देखे। गर्ल आरएच निगेटिव है और बॉय एक लड़का था वो आरएच पॉजिटिव था, ठीक है। उनकी शादी हुई, फिर जो उनसे बच्चा होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, उसमें अगर बच्चा लड़का जो होगा, अगर लड़का होगा वो भी आरएच पॉजिटिव, तब क्या होगा, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड मिक्स हो जाता है मदर और चाइल्ड का, ठीक है। तो फीटस का, अब देखो वो अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है बच्चा ना गर्भ के अंदर, तो उससे रक्त का आदान प्रदान होता रहता है, कम्युनिकेशन मीडिया होता है ना वो अम्बिलिकल कॉर्ड, तो उसके थ्रू अब इसका मम्मी का है निगेटिव, लड़के का कैसा है पॉजिटिव, तो मम्मी के अंदर इसके प्रति पॉजिटिव वाली, आरएच पॉजिटिव वाली एंटीबॉडी बन जाती है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो हो जाती है आराम से, फिर जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, अब ऑलरेडी पहले से मम्मी में आरएच पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी बनी है, अगर सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान भी लड़का आरएच पॉजिटिव हुआ, फीटस आरएच पॉजिटिव हुआ, तब क्या होगा, वो एंटीबॉडी डायरेक्ट इस पर अटैक कर देती हैं और उसकी जितनी भी आरबीसी होती है, आरबीसी को तोड़ देती हैं, जिससे एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया, फीटस जो होगा बच्चा उसमें एनीमिया हो जाती है और चाइल्ड बर्थ के तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है, या फिर 3 से 5 दिन के अंदर अंदर उस बच्चे की डेथ 100% हो जाती है, या फिर पहले से अगर टेस्ट करवा के उसको ट्रीटमेंट किया जाए तो बच सकता है, वरना डेथ 100% हो ही जाती है। तो आरएच फैक्टर जो है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 42, एंटी सीरा यूज टू डिटेक्ट आरएच ब्लड ग्रुप, कौन सा एंटी सीरम यूज किया जाता है
RH ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए। तो एंटी डी जो होता है, एंटी सीरर डी, इसका यूज करते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स इज, मेंडल का पहला लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये फर्स्ट लॉ था मेंडल का, ठीक है, पृथक्करण का नियम, इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ इज, मेंडल्स लॉ का क्या एक्सेप्शन है इसमें से? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, नहीं ये तो वही दिए थे, मेंडल ने ही दिया था लॉ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये तो फर्स्ट लॉ था। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये भी उन्हीं ने दिया था। लॉ ऑफ लिंकेज, ये गलत है, ये एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉ का। उनको पता ही नहीं था उनके टाइम में कि मेंडल को यही नहीं पता था कि लिंकेज होता क्या है। लिंकेज को तो डिस्कवर किया था TH हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में। लिख लो इसको, TH हंट मॉर्गन, TH हंट मॉर्गन, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में TH हंट मॉर्गन ने लिंकेज की डिस्कवरी किया था। तो ये मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन है। अगला है DNA इज प्रेजेंट इन, DNA कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में तो 100% होता ही, भाई न्यूक्लियस के ही अंदर तो होता है DNA। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी सही, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है जो प्रोकैरियोट में होता है। क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है प्रोकैरियोट के जैसे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर बॉन्डेड बाई, जो DNA के स्ट्रैंड्स होते हैं, इस तरह से दो स्ट्रैंड हैं या इस तरह से, तो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में किससे बंधे होते हैं? तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो है एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है और साइटोसिन 3 बॉन्ड बनाता है गुआनिन के थ्रू, ठीक है। इस तरह से इसमें बॉन्डिंग होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आ राइबोज न्यूक्लियोटाइड इज बट नॉट डीऑक्सीराइबोज, इसमें से कौन राइबोज न्यूक्लियोटाइड है? पहला है साइटोसिन पेंटोज शुगर फॉस्फेट, फिर है गुआनिन पेंटोज शुगर फॉस्फेट, थाइमिन पेंटोज शुगर फॉस्फेट, फिर है यूरेसिल पेंटोज शुगर फॉस्फेट। तो बट नॉट डीऑक्सीराइबोज, इसमें से डीऑक्सीराइबोज ये नहीं है लास्ट वाला, क्योंकि यूरेसिल केवल RNA में प्रेजेंट होता है, यूरेसिल केवल RNA में होता है और इसके जगह पे DNA में थाइमिन प्रेजेंट होता है, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेसिल पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। ये जो न्यूक्लियोटाइड है केवल राइबोज न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ, तो न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है? ये शुगर प्लस बेस पेयर जो होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, इन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है क्या? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, ये होता है न्यूक्लियोटाइड, और ये है न्यूक्लियोसाइड। इसमें डिफरेंस पूछता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ ओनली शुगर, फॉस्फेट ओनली, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर और बेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुगर एंड बेस, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस से न्यूक्लियोसाइड बना होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 49, न्यूक्लिक एसिड वेयर डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लिक एसिड जो है हमारा DNA है उसको किसने डिस्कवर किया था? वाटसन एंड क्रिक। देखो वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था DNA का, उससे पहले डिस्कवरी हो चुकी थी। फिर है खुराना ने RNA पे अपना शोध किया था, विल्किंस। फिर है मिसर। तो ये जो मिसर थे साइंटिस्ट मिसर ने क्या किया था? इन्होंने DNA की डिस्कवरी किया था और DNA को नाम दिया था, क्या नेम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था, क्या? न्यूक्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड को मिसर ने डिस्कवर किया था और न्यूक्लिन नाम दिया था, ठीक। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, अ न्यूक्लियोटाइड डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोसाइड इन नॉट हैविंग, न्यूक्लियोटाइड जो है
वो न्यूक्लियोसाइड से कैसे भिन्न होता है, डिफर होता है। तो अभी बताए थे न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप अब्सेंट है और न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है। तो फॉस्फेट ग्रुप से ही डिफरेंशिएट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, लगभग 27-28 क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से इसको कंसंट्रेशन के साथ, अगर एक बार में नहीं समझ आया तो 2 बार देख लीजिए, लेकिन इसको छोड़ के मत जाइए। एग्जाम में 100% ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल BSc वर्ल्ड अमर सिंह लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और सब्सक्राइब 100% कर लीजिए अगर चैनल पर नए हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप लोग कह रहे थे कि कमेंट किए हैं कुछ लोग कि करवा दीजिए सर बॉटनी के क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखो इसमें टाइम भी लगता है, बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट करना और पेपर सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे ही कहीं से उठा के तो करवाना नहीं है। इम्पोर्टेंट जो एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन वही करवाना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं कोशिश करूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी तीनों के अवेलेबल करवा दूँगा MCQ, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलती हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।